रिचर्ड ने कार कासमोस क्लब से ज़रा हटकर एक तरफ रोकी और फिर वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसके हमरा दो साथी थे, वो भी कार से नीचे उतर आए और फिर वो तीनों तेज़ तेज़ कदम उठाते कासमोस क्लब की तरफ चल पड़े। बॉस, यहाँ एक वेटर मेरा वाकिफ़कार है, खासा होशियार और तेज़ आदमी है। मैं ज़्यादातर इस क्लब में आता रहा हूँ, इसलिए वो मुझसे खासा शनासा हो चुका है। अगर आप कहें तो मैं उसे टटोलूँ। रिचर्ड के एक साथी ने रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा, ओह जॉनी, अगर ऐसा है तो ज़्यादा बेहतर है। कहाँ है? बुलाओ उसे। रिचर्ड ने चूक कर कहा, आप यहीं रुके, मैं उसे ले आता हूँ। मेरा ख्याल है अगर उसे ज़रा भी मोटी रकम दे दी जाए तो वो सारी बात उगल देगा, जॉनी ने कहा। और रिचर्ड तो सर हिलाता हुआ वहीं रुक गया, जबकि जॉनी तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ एक उधेड़ उम्र आदमी था, जिसके जिस्म पर वेटरों जैसी वर्दी थी। रिचर्ड उसे एक नज़र देखते ही पहचान गया कि ये शख्स दौलत के बदले अपने आप को भी फ़रोख्त करने से ग्रेज ना करेगा। जी साहब, फरमाइए, इस वेटर ने करीब आकर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? रिचर्ड ने उसे मुखातिब होकर पूछा। मेरा नाम मार्टिन है जनाब। जॉनी साहब ने मुझे बताया है कि आप कुछ मालूमात चाहते हैं जिनके बदले में मुझे भारी रकम मिल सकती है। मार्टिन ने होंठ बीचते हुए कहा। हाँ, रिचर्ड ने सर हिलाते हुए कहा और जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। मार्टिन ने बिजली की सी तेज़ी से नोट अपनी जेब में मुंतकिल कर दिया। उसके चेहरे पर अब मुसर्रत के आसार नमूदार हो गए थे। सुनो कॉर्लस, एडवर्ड का एक साथी मेरे दोस्त को होटल सन व्यू से लेकर स्याह रंग की कार में यहाँ आया है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस वक्त कॉर्लस और मेरा दोस्त कहाँ मौजूद हैं। रिचर्ड ने कहा। ओह, स्याह कार, फिर वो लाजमन फ्लिकर होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं आया क्योंकि बॉस आज यहाँ नहीं आए। वो होटल बर्गेंजा में अपने अड्डे पर हैं। फ्लिकर आपके दोस्त को लेकर वहीं गया होगा, मार्टिन ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। होटल बर्गेंजा? वो कहाँ है? रिचर्ड ने चूक कर पूछा। अगर आप मुझे ऐसा एक नोट और दे दें तो मैं आपको वो खुफिया अड्डा भी बता सकता हूँ जहाँ बास मौजूद होता है। ये बता दूँ कि ये अड्डा कम ही लोगों को मालूम है। मैं चूँकि काफ़ी अरसा होटल बर्गेंजा में रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है, लेकिन एक शर्त है, आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैंने आपको अड्डे के मतलब कुछ बताया है, मार्टिन ने कहा। सुनो मार्टिन, मैं तुम्हें एक की बजाय दो नोट दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी तरह हमें ये मालूम कर दो कि कॉर्लस और हमारा दोस्त इस अड्डे में मौजूद हैं या नहीं। अगर वहाँ नहीं हैं तो इस वक्त कहाँ हैं? रिचर्ड ने सख्त लहजे में कहा। निकालिए नोट, मैं भी मालूम कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ बर्गेंजा एक फ़ोन कॉल करना पड़ेगी और बस, मार्टिन ने कहा। ओके जॉनी, तुम इसके साथ जाओ। मैं नहीं चाहता कि ये हमसे ब्लफ करे और बाद में अपनी जान से भी हाथ धो बैठे, रिचर्ड ने कहा और जेब से दो नोट निकालकर उसने मार्टिन के हाथ पर रख दिए। आप फिक्र ना करें, कोई ब्लफ ना होगा। आइए मिस्टर जॉनी, आप बेशक साथ आ जाएं, मार्टिन ने कहा और तेज़ी से मुड़ गया। जॉनी उसके साथ चला गया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद जॉनी अकेला तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस आ गया। बॉस, बॉस, गजब हो गया, कॉर्लस ने बॉस इमंस को गोली मार दी है। वो इस वक्त उसी तहखाने में है, जॉनी ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो? बॉस इमंस को गोली मार दी है? क्यों? रिचर्ड ने बेख्तियार उछलते हुए कहा। बॉस, मार्टिन ने बर्गिंजा होटल में एक आदमी फ्लिप को फ़ोन किया और उससे कॉर्लस के मतलब पूछा। उसने उससे कहा कि एक बड़ी पार्टी उसके हाथ में है और वो इस पार्टी को कॉर्लस से मिलाना चाहता है। इस पर इस फ्लिप ने बताया कि कॉर्लस इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता। उस पर जब मार्टिन ने इसरार किया तो इस फ्लिप ने बताया कि कॉर्लस अड्डे में मसरूफ़ है। उसने एक आदमी को, जिसे वो इवंस कह रहा था और जिसे फ्लिकर बेहोश करके लेकर आया था, उसे गोलियों से उड़ा दिया है और वो फ्लिप फ़ोन आने से पहले उसकी लाश को गटर में बहाकर फारिग हुआ है, जॉनी ने तेज़ लहजे में कहा। ओह वेरी बैड, वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। बॉस ने उसे फाइल के मतलब बता दिया होगा और इसकी नीयत ख़राब हो गई होगी। अब हमें ना सिर्फ बॉस का इंतकाम लेना है बल्कि वो फाइल भी इस कॉर्लस से वापस हासिल करनी है। चलो, रिचर्ड ने गुस्सीले अंदाज में होंठ चबाते हुए कहा और वो तीनों तेज़ी से वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गए। बॉस, मेरा ख्याल है इस अड्डे तक पहुंचने के लिए हमें इस फ्लिप को ढूंढना पड़ेगा, इस बार रिचर्ड के दूसरे साथी ने कहा। हाँ जोसेफ, मैंने भी यही सोचा है, रिचर्ड ने सर हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उनकी कार होटल बर्गेंजा के सामने पहुंच गई। ड्राइविंग सीट पर जॉनी था।
वो शायद होटल बेरगिंजा का पता इस मार्टिन से मालूम करके आया था, इसलिए वो बगैर किसी से पूछे सीधा होटल पहुंच गया था। कार होटल से बाहर एक दुकान की साइड में रोककर वो तीनों उतरे और तेज तेज कदम उठाते होटल की तरफ बढ़ गए। आप यहीं बरामदे में रुकें बॉस, मैं इस फ्लिप का पता करता हूँ, जॉनी ने कहा। सुनो, इधर दाएं तरफ बंद और सुनसान गली है, हम वहाँ चलते हैं। तुम किसी तरह इस फ्लिप को वहाँ ले आओ, शायद इस पर सख्ती करनी पड़े, रिचर्ड ने कहा और जॉनी सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि रिचर्ड और जोसेफ इस गली की तरफ बढ़ गए जो कि होटल से पहले आती थी। रिचर्ड ने गुजरते हुए एक नज़र देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि गली आगे से बंद है, क्योंकि इसमें कोई आ जा ना रहा था। और फिर जब वो गली में दाखिल होकर आगे बढ़े तो वाकई वो आगे से बंद थी। इस गली में सिर्फ मकानों के अगबी दरवाजे थे, होटल का अलबत्ता इधर कोई दरवाज़ा ना था। एक लंबी दीवार थी। फिर तकरीबन आधे घंटे के तवील इंतज़ार के बाद जॉनी एक मुकामी आदमी के साथ चलता हुआ इस गली में दाखिल हुआ। वो मकामी आदमी नौजवान था, उसके चेहरे पर कदरे तजस्सुस के आसार नुमाया थे। ये फ्लिप है बॉस, मेरी से बात हुई है, ये कहता है कि वो हमारा सौदा माकूल कमीशन पर कॉर्लिस से करा सकता है। जॉनी ने करीब आकर रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा, जनाब आप बेफिक्र रहें, ये काम मार्टिन के बस का ना था, इसने आपको सही आदमी के पास भेजा है, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कितनी मालियत का सौदा करना चाहते हैं। फ्लिप ने बड़े बात लेजे में कहा, सौदा तो हम बराह रास्त कॉर्लिस से करेंगे फ्लिप, अलबत्ता तुम्हें इस बात का भारी मुआवजा मिल सकता है कि तुम हमें कॉर्लिस के खुफिया अड्डे तक इस तरह पहुंचवा दो कि कॉर्लिस को भी इसकी खबर ना हो सके, क्योंकि हमें इत्ला मिली है कि हमारी मुखालिफ पार्टी कॉर्लिस से इस सौदे के बारे में बातचीत कर रही है और हम सौदे से पहले ये बातचीत सुनना चाहते हैं, रिचर्ड ने कहा। मगर अड्डे में तो कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ अकेला बॉस अपने एक साथी जेरम के साथ मौजूद है, फ्लिप ने हैरान होकर जवाब दिया। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, वो लोग अभी वहाँ गए हैं। बहरहाल तुम बताओ, तुम हमारी शर्त पे काम कर सकते हो या नहीं? अगर कर सकते हो तो मुआवजा बताओ, नहीं कर सकते तो जवाब दो, हम कोई और तरीका सोच लेंगे। रिचर्ड ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। मसला है तो ख़तरनाक, क्योंकि बॉस के अड्डे में इस तरह खुफिया तौर पर दाखिल होने से बॉस नाराज़ भी हो सकता है। बहरहाल ठीक है, मैं संभाल लूँगा। मैं एक रास्ता ऐसा जानता हूँ जिसका इल्म बज़ाहिर सिर्फ बॉस को ही है, लेकिन मुझे भी मालूम है, इसलिए अगर कोई बात हुई तो मैं साफ मुकर जाऊंगा। ओके, मैं इसका मुआवजा 50,000 रुपये लूँगा, फ्लिप ने कहा। ठीक है, हम कोई रायत नहीं मांगेंगे, लेकिन ये सोच लो कि अगर हमारी शर्त पूरी ना हुई तो तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो, रिचर्ड ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। आप फिक्र ना करें, लेकिन ये पहले बता दूं कि अगर बॉस नाराज़ हुआ तो मैं आपसे मिलने से साफ मुकर जाऊंगा। और दूसरी बात यह कि मैं सिर्फ एक आदमी को ले जा सकता हूँ, वहाँ एक आदमी से ज़्यादा छुपने की कोई जगह नहीं है, फ्लिप ने जवाब दिया। ठीक है, मैं खुद जाऊंगा, बाकी साथी यहीं रहेंगे, रिचर्ड ने कहा और उसने जोसेफ को इशारा किया कि वो फ्लिप को रकम दे दे। जोसेफ ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल कर फ्लिप को पकड़ा दी। फ्लिप ने बड़े हरीसाना अंदाज में गड्डी अपनी जेब में डाल ली। आइए जनाब, फ्लिप ने गड्डी जेब में मुंतकिल करते हुए रिचर्ड से कहा और रिचर्ड ने सर हिला दिया। गली से निकलकर फ्लिप रिचर्ड को होटल की अगली साइड पर मौजूद एक गली में ले आया। यहाँ आखिरी कोने में एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। ये बज़ाहिर रास्ता स्टोर को जाता है, लेकिन रास्ते में खुफिया दरवाज़ा मौजूद है जहाँ से अड्डे में जाया जा सकता है, फ्लिप ने रिचर्ड से कहा और रिचर्ड ने सर हिला दिया। दरवाजे से गुजरकर वो एक राहदारी में दाखिल हुए। फिर एक जगह राहदारी दाएं तरफ को मुड़ गई, लेकिन फ्लिप आगे जाने के बजाय वही मोड़ पर ही रुक गया। यहाँ स्पॉट दीवार थी, मगर फ्लिप ने दीवार की जड़ में एक मखसूस ईंट पर 3 बार मखसूस अंदाज में बूट की टो मारी तो ये स्पॉट दीवार दरमियान से फटी और साइडों में खिसक गई। अब एक खला नजर आ रहा था जिसकी दूसरी तरफ सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। ये बॉस का खुफिया अड्डा है। सीढ़ियों के अख्ताम पर जो कमरा है ये स्टोर है। यहाँ से दरवाज़ा बॉस के ख़ास दफ्तर में खुलता है। बॉस अगर किसी पार्टी से बातचीत करेगा तो इसी दफ्तर में ही करेगा। जब आप सीढ़ियाँ उतरेंगे तो ये दीवार खुद ब खुद बराबर हो जाएगी, फ्लिप ने सरगोशियाना अंदाज में रिचर्ड को समझाते हुए कहा। अगर अंदर से आना हो तो फिर इसे कैसे खोला जाता है, रिचर्ड ने पूछा। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी की दाएं साइड पर ईंट उभरी हुई होगी, उसे दबाएं तो अंदर से ये दीवार खुल जाती है, फ्लिप ने जवाब दिया
और रिचर्ड सर हिलाता हुआ इस खिला से गुजरकर बड़े मोहतात अंदाज में सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे उतर गया। फिर उसने जैसे ही आखिरी सीढ़ी क्रॉस करके काट कबाड़ से भरे हुए स्टोर नुमा कमरे के फर्श पर कदम रखा, सरर की तेज आवाज से उसके अकब में सीढ़ियों के ऊपर दीवार बराबर हो गई और रिचर्ड को दूसरे कोने में मौजूद दरवाज़ा भी नजर आ गया, मगर दरवाज़ा बंद था। उसमें से रोशनी की लकीरें निकलकर इधर तारीख स्टोर में पड़ रही थी। रिचर्ड आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया था। दरवाज़ा पूरी तरह बंद न था, उसमें खासी बड़ी झरी मौजूद थी। रिचर्ड ने आगे बढ़कर झरी से आंख लगाई तो वो चूक पड़ा। दूसरी तरफ एक कमरा दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था। उसकी बड़ी सी मेज़ के पीछे एक लंबा तड़ंगा और ठोस जिस्म का मालिक आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सख्त गहरी और दृष्टगी नुमाया थी। वो मेज़ पर मौजूद किसी तस्वीरों वाले एल्बम पर झुका हुआ था। अभी रिचर्ड उसका जायजा ले रहा था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और वो आदमी चुंक कर सीधा हुआ। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कॉलर्स अटेंडिंग, इस आदमी ने भारी और करख्त आवाज़ में कहा। रिचर्ड समझ गया कि यही कॉलर्स है। वो चंद लम्हे दूसरी तरफ से आने वाली बात सुनता रहा। ठीक है, इवंस के साथियों को भी तलाश करके ख़त्म कर दो, जबकि मदाम पार्कर को तलाश करके उससे फाइल का सौदा करने की कोशिश करो। अगर मदाम पार्कर बड़ी कीमत लगा दे तो मैं फाइल उसके हाथ फ़रोख्त करने को तैयार हूँ। कार्लस ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा और फिर दूसरी तरफ से कुछ सुने बगैर उसने रिसीवर रख दिया। दूसरे लम्हे उसने मेज़ की साइड दराज खोली और उसमें से एक फाइल निकाल ली। इस फाइल का कवर देखते ही रिचर्ड चूक पड़ा, क्योंकि यही इसकी मतलूबा फाइल थी। चूंकि फाइल कुछ वक्त तक उसकी तहवील में रही थी, इसलिए वो उसे बखूबी पहचानता था। फाइल उठाकर कार्लस ने अपनी कुर्सी पीछे हटाई और फिर उसने मेज़ के पाए पर बूट से ठोकर मारी तो उसकी अकबी दीवार में एक छोटी सी अलमारी नमूदार हो गई। उसने अलमारी में वो फाइल रखी और एक बार फिर पाए को ठोकर मारी तो अलमारी दोबारा दीवार में गायब हो गई और कार्लस दोबारा कुर्सी ठीक करके मेज़ पर मौजूद एल्बम पर झुका ही था कि यक लख्त एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाके की आवाज़ ऐसे थी जैसे किसी ने लात मारकर कोई दरवाज़ा खोला हो। खबरदार कार्लस, मैं सुपरिटेंडेंट फ्याज तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फाइल मेरे हवाले कर दो, एक आवाज़ सुनाई दी और रिचर्ड बुरी तरह चूक पड़ा। उसने आंख लगाई तो उसे मेज़ की दूसरी साइड पर वाकई सुपरिटेंडेंट फ्याज हाथ में रिवाल्वर लिया खड़ा नजर आ गया। उसका जहन हैरत की शिद्दत से सुन्न हो गया, क्योंकि फ्याज को तो वो उसके साथी के साथ अपने अड्डे पर बंधा हुआ छोड़कर आया था, मगर फ्याज ना सिर्फ वहां से निकल आया था बल्कि वो सीधा यहाँ भी पहुंच गया था। तो तुम सुपर फ्याज और यहाँ इधर से क्या मतलब? तुम स्पेशल रूम वाले खुफिया रास्ते से कैसे यहाँ पहुंच गए? कार्लस ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर वाकई शदीद हैरत नुमाया थी और रिचर्ड ने होंठ बीच लिए। कार्लस की बात से जाहिर होता था कि कोई और रास्ता भी है जो किसी स्पेशल रूम से आता है और फ्याज के इस रास्ते से आमद का कार्लस को बिल्कुल भी इल्म ना हो सका था। तो तुमने समझ लिया था कि इवन से फाइल हासिल करके तुम यहाँ छुप कर बच जाओगे? निकालो, कहाँ है फाइल? फ्याज ने रोबदार लहजे में कहा। फाइल? कौन सी फाइल? कार्लस ने इस बार संभले हुए लहजे में कहा। वो फाइल जो तुमने इवन से हासिल की है, फ्याज ने गुस्सीले लहजे में कहा। इवंस? कौन इवंस? तुम कैसी बातें कर रहे हो? और सुनो, तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम इस तरह मोअज़्ज़ज़ लोगों की प्राइवेसी में मुदाखलत करो? जानते हो मेरे ताल्लुकात बराह रास्त वजीर आजम से हैं। कार्लस ने इस बार इंतहाई करख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही वो मेज़ की साइड से निकलकर गैर महसूस तरीके से इस फ्याज की तरफ बढ़ गया। मैं कहता हूँ फाइल निकालो, वरना, फ्याज ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मगर उसी लम्हे कार्लस ने यकलख्त उछलकर लात मारी और फ्याज के हाथ से रिवाल्वर निकलकर दूर मेज़ के पास जा गिरा। अब तुम हाथ उठा दो सुपर फ्याज, इस बार कार्लस ने गर्राते हुए कहा और अब रिचर्ड को उसके हाथ में रिवाल्वर नजर आ रहा था। तो तुम जानते हो मुझे? मैं सुपरिटेंडेंट फ्याज हूँ। सुपरिटेंडेंट फ्याज ने होंठ चबाते हुए कहा। अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी, कार्लस ने उसी तरह करख्त लहजे में कहा और रिचर्ड ने देखा कि
कि ट्रैगर पर उसकी उंगली हरकत करने ही वाली थी। मैं तुम्हें जेल में सड़वा दूंगा। अभी इंस्पेक्टर आरव यहाँ पहुंच जाएगा। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, फ्याज ने गुस्से से चीखते हुए कहा। और रिचर्ड ने भी सर हिला दिया, क्योंकि एक लम्हा पहले उसे भी ख्याल आया था कि वो इन दोनों को गोली मारकर फाइल लेकर निकल जाए। लेकिन फ्याज की बात सुनकर उसने अपना इरादा फौरी तौर पर बदल दिया, क्योंकि इस तरह वो पकड़ा भी जा सकता था। ओह, तो इंस्पेक्टर आरव भी तुम्हारे साथ है? ओके, फिर पहले मुझे इंस्पेक्टर आरव की खबर लेनी होगी। वो तुमसे ज्यादा होशियार और चालाक है। दीवार की तरफ मुंह कर लो वरना मैं गोली चला दूंगा, कॉर्लिस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और रिचर्ड ने देखा कि जैसे ही फ्याज घूमा, कॉर्लिस ने इंतहाई फुर्ती से रिवॉल्वर को उछालकर नाल से पकड़ा और पूरी कुव्वत से भारी रिवॉल्वर के दस्ते से फ्याज की गर्दन पर जरब लगाई और फ्याज चीखता हुआ वहीं दीवार की जड़ में गिर गया। आया था मुझसे फाइल हासिल करने, नॉनसेंस। मैं पहले इस इंस्पेक्टर आरव का बंदोबस्त कर लूं, फिर इसे भी देखता हूं, कॉर्लिस ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर वो तेजी से मुड़कर उस मेज पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया और एक बटन प्रेस कर दिया। कॉर्लिस बोल रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट फ्याज स्पेशल रूम के रास्ते से अंदर अड्डे में पहुंच गया है और इंस्पेक्टर आरव भी यहाँ पहुंचने वाला है। विल्सन को कहो कि वो इंस्पेक्टर आरव को तलाश करे, वो उसे अच्छी तरह जानता है, और फिर उसे बेहोश करके इसी स्पेशल रूम के रास्ते ही अंदर सीटिंग रूम में पहुंचा दे। और विल्सन के साथ ही चार्ल्स को भी भेज देना। और सुनो, आइंदा स्पेशल रूम में मेरी इजाजत के बगैर किसी को भी दाखिल ना होने देना, कॉर्लिस ने चीखते हुए कहा। और फिर एक झटके से रिसीवर रखकर वो मुड़ा और तेजी से फर्श पर बेहोश पड़े हुए फ्याज की तरफ बढ़ गया। इसे सीटिंग रूम में कुर्सी पर बांध दो, कहीं ये होश में ना आ जाए, कॉर्लिस ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर वो फ्याज को बाजुओं से पकड़कर घसीटता हुआ उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिधर से फ्याज इस दफ्तरनुमा कमरे में दाखिल हुआ था। रिचर्ड के लिए यह मौका गनीमत था। वो बिजली किसी तेजी से दरवाजा खोलकर दफ्तर में आया और दबीज कलीन पर दौड़ता हुआ मेज की अगली तरफ पहुंच गया। वो बेहद चौकन्ना था, क्योंकि उसे खतरा था कि कॉर्लिस वापस आएगा, लेकिन शायद कॉर्लिस फ्याज को कुर्सी पर बांधने में मसरूफ हो गया था। उसने जल्दी से झुककर मेज के पाए पर हाथ फेरा तो एक जगह बटन उसे महसूस हो गया। उसने उसे दबाया तो हल्की सी सरसराहट के साथ अगली दीवार में अलमारी नमूदार हो गई। उसमें फाइल मौजूद थी। रिचर्ड ने जल्दी से फाइल उठाई और वापस मुड़ा। मुड़ते हुए उसका पैर खुद ब खुद दोबारा उसी बटन से टकराया और सरसराहट से अलमारी दोबारा दीवार में गायब हो गई। लेकिन जाहिर है रिचर्ड को किसी की परवाह ना थी। उसके लिए सबसे अहम मसला उस फाइल को सही सलामत बाहर निकाल कर ले जाने का था। उसने वाकई उस कदर तेजी दिखाई कि पलक झपकने में वो वापस खुले हुए दरवाजे से स्टोर में पहुंच गया। उसने दरवाजे के पट आहिस्ता से दोबारा बंद किए ताकि अगर कॉर्लिस वापस आए तो उसे मालूम ना हो सके। वो फिर मोहतात अंदाज में कदम बढ़ाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फाइल उसकी कोट की अंदरूनी जेब में मुंतकिल हो चुकी थी। चंद लम्हों बाद वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच चुका था और फिर वाकई फिलिप्स के कहने के मुताबिक वहां उभरी हुई ईंट मौजूद थी। उसने ईंट पर दबाव डाला तो दीवार दरमियान से खुल गई और रिचर्ड उछलकर बाहर राहदारी में आ गया और राहदारी अब भी खाली पड़ी थी। उसके बाहर आते ही दीवार दोबारा बराबर हो गई। रिचर्ड तेजी से खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे से वो गली में आया, फिर चंद लम्हों बाद सड़क पर पहुंच गया। उसका दिल बिल्लियों उछल रहा था। किसी को मालूम हुए बगैर फाइल उसके पास पहुंच गई थी। अब जबकि इवंस मर चुका था, अब वो खुद इस ग्रोह का लीडर बन गया था। उसे मालूम था कि इवंस ने इस फाइल के लिए एक पार्टी से किस कदर भारी रकम का सौदा कर रखा था। उसे सबसे ज्यादा मुसर्रत इस बात पर हो रही थी कि कॉर्लिस समेत अब किसी को भी ये मालूम नहीं है कि फाइल उसके पास पहुंच चुकी है। अब वो आपस में लड़ते रहेंगे और वो इत्मीनान से फाइल लेकर मुल्क से निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो इस गली के किनारे पहुंच गया जहां उसके साथी मौजूद थे। वो वहीं बेचैनी से टहल रहे थे। बॉस, आपको देर हो गई, हम सख्त बेचैन हो गए थे। अगर आप चंद लम्हे मजीद ना आते तो हम इस फ्लिप को ढूंढकर उसे रिवॉल्वर की जद पर तहखाने में ले जाने का फैसला कर चुके थे, जोसेफ ने तेज लहजे में कहा।
सुनो, फाइल मुझे मिल गई है और वो फ्याज भी पॉइंट एक्स से फरार होकर यहाँ पहुँच गया है, इसलिए अब पॉइंट एक्स पर ना जाना बेकार है। सबसे महफूज पॉइंट ए है, वहाँ चलते हैं। जल्दी करो, अब निकल चले यहाँ से, रिचर्ड ने कहा और फिर वो तीनों तेजी से कार की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद उनकी कार सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। रिचर्ड के चेहरे पर बेपनाह मुसर्रत और कामयाबी का तासुर नुमाया था।